वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के एक और नए वीडियो में। तो आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो ये चैप्टर जो है ये भी एक आसान सा चैप्टर है, इंडिविजुअल चैप्टर है। इट इज़ मच यू कैन से कनेक्टेड, इट इज़ मच कनेक्टेड टू द चैप्टर मैट्रिक्स। ओके, तो ये दोनों चैप्टर्स एक साथ करवाना इज़ बेटर ऑप्शन बिकॉज दोनों चैप्टर्स में थोड़ा बहुत लिंक है, तो इसलिए समझने में आसानी होती है। अब जैसे कि डिटर्मिनेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट बेसिकली डिटर्मिनेंट में हम दो तरीके के डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, 2x2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट्स एंड 3x3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट्स। सिर्फ दो ही डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ने होंगे हमें, बिकॉज जेईई के सिलेबस में सिर्फ इन्हीं दो का जिक्र किया गया है। 4x4 ऑर्डर वाला अभी सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें बस इन्हीं दो पर हमारा चैप्टर रिवॉल्व करने वाला है, ठीक है। एनीवेज, तो डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है, इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे, सीखेंगे। तो इसका हमें 3 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। 3 लेक्चर्स में हम डिटर्मिनेंट्स को ख़त्म कर देंगे, बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद और 3 लेक्चर्स हम करेंगे मिक्स्ड लेक्चर, मीन्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को हम एक साथ निपटाएंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले लेक्चर्स होंगे, ठीक है। उसमें हम कुछ नया नहीं सीखने वाले, बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होता है। तो डिटर्मिनेंट भी आपका मैट्रिक्स जैसा ही होता है, ठीक है। मैट्रिक्स में भी हम बहुत सारे नंबर्स को, बहुत सारे एक्सप्रेशंस को हम एक शॉर्टकट वे में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। वैसे ही डिटर्मिनेंट में भी हम वही चीज़ करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? 1 2 3 4 5 6 it is a matrix, right? But it is not a determinant. Why? इसको हम मैट्रिक्स तो कह सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट क्यों नहीं कह सकते? Why? What is the reason? Reason is that डिटर्मिनेंट तभी हम कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर सेम हो। मतलब ऑर्डर सेम होने का मतलब 2x2 होना चाहिए, या फिर 3x3 होना चाहिए, या तो 4x4 होना चाहिए। मतलब सिंपली कहे तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट नहीं कह सकते। इसका ये मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और कॉलम हमेशा बराबर होने होंगे। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम सेम अगर ना भी होते हैं तब भी हम उसको मैट्रिक्स का टैग लगा देते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट के केस में रो और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब या तो ऑर्डर 2x2 होगा, या तो ऑर्डर 3x3 होगा, या तो 1x1 होगा, या तो 4x4 होगा, या तो 100x100 होगा। मतलब सिंपली कहे तो रो और कॉलम सेम होने चाहिए। फाइन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले लिख लेते हैं, क्या कि इन डिटर्मिनेंट number of rows and columns are always equal. ठीक है, डिटर्मिनेंट में हमारा नंबर ऑफ रो और कॉलम हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट में भी रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जस्ट लाइक मैट्रिसेस, ठीक है। हम मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं तो हमें आइडिया हो गया है कि डिटर्मिनेंट में भी रो और कॉलम होते हैं। अब डिटर्मिनेंट के बेसिकली बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, 1x1 2x2 3x3 4x4 5x5 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन ज़रूरत है हमें सिर्फ और सिर्फ 2x2 एंड 3x3 डिटर्मिनेंट का, ठीक है। यही हमारे सिलेबस में और कुछ नहीं। तो जैसे कि एग्जांपल
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक डिटर्मिनेंट लिखता हूँ जैसे कि 2 1 1 3, ये एक डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? यूजिंग ऐसे मॉड की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉड में जैसे 2 लाइंस होते हैं वैसे डिटर्मिनेंट में भी 2 लाइंस होते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का डिनोशन करने वाला टेक्निक है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसमें स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, denoted by this. Okay, fine, easy। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 by 2, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि 2 1 -1 एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई भी लिख सकता है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये भी एक डिटर्मिनेंट हो सकता है। ठीक है ना, ये भी एक डिटर्मिनेंट है बिकॉज इसमें रो और कॉलम बराबर हैं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 by 3, बिकॉज इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, मैट्रिक्स जैसा ही है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल ना भी हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा इक्वल होंगे बस। ठीक है, इजी पीजी। इसके बाद देखिएगा, इसमें भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जनरल वे में, मैं बताऊंगा। तो जैसे कि एक 2 by 2 ऑर्डर वाला मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, और इसके जनरल टर्म्स को कैसे लिखा जाता है वो भी बताता हूँ। इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है A11 A12 A21 A22। तो बेसिकली सिंपली अगर आप देखें तो मैट्रिक्स में भी हम हर एक एलिमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है AIJ। ठीक है, आई क्या है? रो कौन सा है, और जे क्या है? कॉलम कौन सा है। जैसे कि A11 मतलब ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है, इसका लोकेशन है, पोजीशन है। A12 मतलब रो है फर्स्ट लेकिन कॉलम है सेकंड, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसके बाद A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और A22 का मतलब होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। वेरी इजी, एकदम मक्खन। ठीक है, मैट्रिक्स जैसा ही है, हमें और इसमें ज़्यादा नया कुछ ऐसा नहीं है, पुरानी चीज़ें ही हैं। ठीक है, ओके फाइन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 by 3 ऑर्डर का। ठीक है, 3 by 3 ऑर्डर वाला एक डिटर्मिनेंट। तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट होता है? इसमें होता है A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। तो कुछ ऐसे बन जाता है हमारा 3 by 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, जस्ट लाइक मैट्रिक्स, इसके भी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो आप बगल में लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर है 2 by 2 और इसका ऑर्डर है 3 by 3। ठीक है, फाइन, इजी। और इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट भी लिख लो। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। हाँ, तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। डिटर्मिनेंट के केस में भी हम एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैट्रिक्स जैसा ही होता है। ठीक है, कैसे? एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग AIJ, जिसमें इसका मतलब होता है कि जो पोजीशन होता है, इट मीन्स ith रो और
एंड जे एट कॉलम, बस। तो कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है? तो general element of a determinant is represented by a I j, where I is the row number and j is the column number. Very easy, ठीक है। जैसे कि अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल भी आप ऐड अप कर सकते हो, मतलब डिटर्मिनेंट के एग्जांपल्स में। जैसे कि ये भी एक एग्जांपल है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल। सपोज a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, ये भी एक डिटर्मिनेंट होता है, 1 by 1 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है। 1 नहीं छोड़ो, इसको मैं 200 दे देता हूँ, ठीक है। एक सिंगल एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ, तो ये भी एक डिटर्मिनेंट का एग्जांपल होता है। अगर आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये डिटर्मिनेंट है कि नहीं, इट इज़ ए डिटर्मिनेंट बिकॉज रो और कॉलम सेम है, तो ये डिटर्मिनेंट होगा, मतलब ये सिंगल एलिमेंट वाला डिटर्मिनेंट है, सिंपल। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं डिटर्मिनेंट में, फाइन। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 by 2 है तो 2 into 2 कर दो, ऑर्डर कितना आता है? 2 into 2 करने पे 4 आता है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 होंगे, ठीक है। मैट्रिक्स जैसा ही है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने का टेक्निक होता है रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो ये बात अगर आपको पता है तो मत लिखिए, और अगर नहीं पता तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने का टेक्निक होता है रो इंटू कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स जैसा ही है, बस कुछ भी डिफरेंट ज़्यादा नहीं है। जब डिफरेंट होगा तो मैं बता दूंगा, रो इंटू कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला, रो इंटू कॉलम कर दो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, वेरी इजी, ओके फाइन। अब जैसे कि एक 2 by 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे? 4। 3 by 3 ऑर्डर वाले 9, और अगर n ऑर्डर वाला हो तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे n इंटू n, n स्क्वायर। तो लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो, जैसे कि a 2 by 2 ऑर्डर वाला एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, मतलब ये वाला, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने कैसे निकालेंगे? इसमें रो कितने हैं? 2 रो हैं, 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे 4। ऐसे ही फिर आपका 3 by 3 ऑर्डर वाला अगर डिटर्मिनेंट हो तो 3 by 3 ऑर्डर वाला जनरल डिटर्मिनेंट दिखने में ऐसा होता है, और इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? रो इंटू कॉलम, रो 3 है, कॉलम 3 है, तो आंसर होगा 3 स्क्वायर मतलब 9। ऐसे ही अगर nth ऑर्डर वाला हो, nth ऑर्डर मतलब n नंबर ऑफ रो होंगे और n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तब क्या होगा? तब भी आसान ही है। तो ऑर्डर अगर n by n हुआ, बहुत लोग इसको n क्रॉस n भी बोलते हैं ऑर्डर, ओके, जैसे बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो n इंटू n मतलब क्या? कुछ ऐसा होगा, A11, A12, A13, A14, ठीक है। ऐसे करते 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 लास्ट तक जाएगा A1n। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम n है, इसका मतलब लास्ट जो कॉलम होगा वो होगा nth कॉलम, वेरी इजी। और रो तो फर्स्ट रो है इसलिए i का वैल्यू 1 होगा, फाइन। इसके बाद सेकेंड रो होगा तो 21, A21, A22, A23, A24, ऐसे करते 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 A2n, ठीक है। रो सेकेंड है और लास्ट कॉलम nth कॉलम है तो n, ठीक है। ऐसे करते 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 ऐसे करते 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 ऐसे करते 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 जो लास्ट रो होगा वो होगा nth रो, बिकॉज ऑर्डर क्या है? n by n, मतलब n टोटल नंबर ऑफ रो n है, तो इसलिए लास्ट रो होगा आपका n, और क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है तो n1, और इसका सेकंड कॉलम तो n2, थर्ड कॉलम n3, फोर्थ कॉलम n4। सिंपल है, बहुत इजी है। इसके बाद ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और लास्ट में जाके जो ये एलिमेंट होगा वो होगा n n। वाई? बिकॉज ये nth रो में है, मतलब लास्ट रो में है और लास्ट कॉलम में है, इसलिए i और j का वैल्यू n। सिंपल। तो एक nth ऑर्डर वाला
ठीक है। n ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक n ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसका ऑर्डर होता है n बाई n या फिर n क्रॉस n। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो n है, नंबर ऑफ कॉलम n है, तो n इंटू n इट इज़ n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा n स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, इजी। ठीक है, एकदम बेसिक बातें हैं। जो बातें हम मैट्रिसेस में कर चुके हैं वही बातें यहाँ पर भी है फिर से। ठीक है, इसलिए हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इजीली। ओके फाइन, देन वी हैव डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमने सीखा था डायगोनल एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी 2 होंगे। देखो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 है। अब ऑर्डर अगर 3 है तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी 3 है। देखो अगर ऑर्डर n है तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी n होंगे, बस। तो ये हम मैट्रिसेस में भी कर चुके हैं, तो ये बातें हमें पता है। तो यहाँ पर साइड में लिख लीजिए डायगोनल एलिमेंट्स। तो जैसे कि अभी इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। टू बाई टू ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट, इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे हम? बहुत आसान है। इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स हम निकाल सकते हैं कैसे? ऑर्डर देख के। ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2, तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 2। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स 2। सिंपल। ऐसे ही ऑर्डर 3 हुआ तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3, मतलब जितना ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। वेरी सिंपल फंडा इज दिस, इट इज़। अब देखो ऑर्डर क्या है? 3 बाई 3, तो ऑर्डर 3 है तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी 3 ही होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये वाले। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे एक बॉक्स बना सकते हैं। इसमें भी एक बना देते हैं बॉक्स। सिंपल। ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स। अब ऐसे ही अगर मैं nth ऑर्डर n ऑर्डर वाला एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ तो उसका नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? n होगा। तो यह तो जगह नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं कलर चेंज्ड। n ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसके नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम बात करें तो ऑर्डर n है तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी कितने होंगे? n। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का फॉर्मूला हमें मिल गया। सेम एज मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है ऑर्डर, वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है ना, सेम, नथिंग चेंज, सिंपल। और इसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बॉक्स बना लेता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा इसको हमें एडजस्ट करना होगा, नहीं तो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपका इसको नीचे, इसको इधर लेके आते हैं, फिर
इसको थोड़ा बाहर, ओके। तो ये है आपके डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इतना तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अपर पार्ट ऑफ द डायगोनल एंड द बिलो पार्ट ऑफ द डायगोनल, उसके बारे में बात करते हैं। ये हम मैट्रिसेस में भी कर चुके हैं, सेम बात यहाँ पर भी हम करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिख लेते हैं number of elements above and below the diagonal। कैसे निकालेंगे इसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था मैट्रिसेस में, इसका रीज़न भी आपको मैंने बताया था, मतलब कैलकुलेशन करके भी आपको मैंने दिखाया था कि कैसे ये डिराइव हुआ। बहुत सिंपल है, सिंपल हमेशा छोटा डिटर्मिनेंट से आपको शुरुआत करना है, जिससे कि समझने में आपको आसानी होगा। जैसे कि हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। इसी डिटर्मिनेंट को हम उठाते हैं और इसी के ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत सिंपल सा मामला है, हमारा डिटर्मिनेंट है भाई साहब ये, ठीक है। इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। हमारे डिटर्मिनेंट भाई साहब को ये लीजिए, तो हमारा डिटर्मिनेंट है ये वाला। अब डिटर्मिनेंट के ऊपर और डिटर्मिनेंट के नीचे हमेशा इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, आप कहीं भी चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो डिटर्मिनेंट के ऊपर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट के ऊपर 3 एलिमेंट्स हैं, नीचे भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो सिंपली अगर देखें तो इस केस में भी डिटर्मिनेंट के ऊपर जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स नीचे होंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल विल बी सेम, लेकिन कितना, किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है n² - n/2 के बराबर। अब ये आया क्या, कहाँ से, मैट्रिसेस में मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम जनरल फॉर्म में तब तोड़ेंगे, उससे पहले हम छोटा डिटर्मिनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे 2/2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर ये जो डायगोनल है इसके ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, 1, नीचे भी 1। अब ये 1 आया कैसे होगा, सोच सकते हो कैसे आया होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो मुझे पहले बताओ, टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर है 1 2 3 4, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये है टोटल एलिमेंट्स। इसमें से अगर हम डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो तुम बोलोगे हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा और ये वाला एलिमेंट मिलेगा, जाहिर सी बात है यस। लेकिन ये जो वैल्यू है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द अबव एंड बिलो ऑफ द डायगोनल, मतलब अबव एंड बिलो मिलाकर ये 2 है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अबव का निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमने सीखा कि हम एक काम करते हैं, हम डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं उसको x मान लेते हैं और डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी x ही होगा, बिकॉज सेम होता है। और डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो तो हमें पता होता है, कैसे, फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है n, जनरल फार्मूला अगर बात करें। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, टोटल एलिमेंट्स को निकालने का फॉर्मूला n²। तो अगर हम एक सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाएं कि टोटल जितने एलिमेंट्स हैं, अगर टोटल जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से अगर हम डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, x + x। तो हमने वही किया, हमने टोटल एलिमेंट्स को माइनस किया। टोटल एलिमेंट्स निकालने का जनरल फार्मूला क्या है, n² माइनस
डायगोनल के एलिमेंट्स को निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या है, n। ठीक है, तो जब हमने इसको ऐसा किया तो हमने टोटल एलिमेंट्स में से डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, तो हमें क्या बचा हुआ मिलेगा, हमें बचा हुआ मिलेगा डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स प्लस डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स। तो इसको हमने x मान लिया, यहाँ पर x मान लिया, तो 2x। अब यहाँ से x निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं और डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट्स हैं। तो x को अगर हम यहाँ से निकालें तो 2 को उस तरफ भेजेंगे तो इट विल बी n² - n/2 = x। और यही से आपका एक फॉर्मूला बन के आता है कि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट्स हैं वो निकालने का टेक्निक होता है n² - n/2। ये जनरल फार्मूला होता है। अब अगर जनरल फार्मूला ऐसा है, तो एक 2/2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के लिए अगर हम इसको यूज़ करें तो n² - n/2। अब ऑर्डर क्या है इस डिटर्मिनेंट का, 2, तो n के जगह पर 2 बैठेगा, तो 2² - 2/2 इट इज़ बी 1। मतलब डायगोनल के ऊपर एक एलिमेंट होगा, डायगोनल के नीचे भी एक एलिमेंट होगा, बस। तो अब यहाँ से सिंपली इसको हटा दो, अब ज़रूरत नहीं है, तो तुमने एग्जांपल लेने के लिए लिखा था। अब इसको अब यहाँ से डायगोनल डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है n² - n/2 where n is the order of the determinant। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आया है डिराइव होकर, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको डिराइव किया। ठीक है, एकदम हमने इसको एकदम यू कैन से सिंपली, जितना सिंपली हो सके हमने इसको डिराइव करने की कोशिश की, जिससे कि हर किसी को ये समझ में आए कि ये कहाँ से ये फार्मूला आया। ठीक है, तो फार्मूला याद रखना है। मैट्रिसेस में भी सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला मैट्रिसेस में भी है, तो आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, ईजी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बातचीत करेंगे हाउ टू ओपन ए डिटर्मिनेंट, और यू कैन से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमने मैट्रिसेस में सीख लिया था कि एक 2/2 ऑर्डर वाला अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं या फिर एक 3/3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये हमने सीख लिया था मैट्रिसेस चैप्टर में ही। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ऑर्डर 2/2 एंड 3/3 ओनली, दोनों का ही हमें निकालना है, बाकी हमें फॉर्मूला में मतलब बेसिकली हमारा वो नहीं है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, तो हम ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो एक 2/2 ऑर्डर वाला अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे कि 2/2 ऑर्डर वाला लेते हैं, A11 A12 A21 A22, ये एक 2/2 ऑर्डर वाला हमारा डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायगोनल क्रॉस मल्टी, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इट विल बी A11 A22 माइनस A12 A21। बस एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक डिटर्मिनेंट है 1 3 -1 4। चलिए इसका वैल्यू निकाल के दिखाइए कैसे निकाला जाएगा। बहुत इजी है, पहले क्या करना होगा, 1 × 4 करना होगा जो कि होगा 4, फिर माइनस, फिर -1 × 3 करना होगा जो कि है -3, तो आंसर होगा 7। वेरी इजी, एकदम मक्खन। ठीक है, एकदम मक्खन, इजी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक सो और हमें एग्जांपल्स दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज आप ये मैट्रिसेस में ऑलरेडी कर चुके हो, उसका वैल्यू निकालना आपको आता ही है, तो मैं इसमें और ज़्यादा लोड आपको नहीं दूंगा। ठीक है, आपके लिए तो ईजी बन चुका होगा अभी। अब 3/3 का कैसे निकाला जाता है, 3/3 का भी देख लेते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो 3/3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो बहुत सिंपल है।
तो एक जनरल डिटर्मिनेंट लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बेसिकली ये है बेसिकली आपका 3/3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट, एक जनरल डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है? इसका वैल्यू निकालने का मैंने आपको टेक्निक बताया था। क्या टेक्निक? कि ऑल्टरनेट साइन चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस। पहले आपको ये चूज़ करना है, फिर इसके रो और कॉलम को उड़ा देना है, फिर इसका एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनता है। तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख के बताता हूँ। A11 आपने सिलेक्ट किया तो A11 जिस रो और कॉलम में है वो उड़ जाएगा। उड़ने के बाद जो बचा हुआ है उनका एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनता है। तो अभी इसका डिटर्मिनेंट बनेगा A22 A23 A32 A33, इसका डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, प्लस अभी माइनस होगा। माइनस होने के बाद अब ये वाला उठाएंगे A11 को, सॉरी A12 को उठाएंगे। तो A12 उठा दिया। अब A12 जब हम उठाएंगे तो इसका रो और कॉलम हमें उड़ाना होगा। इसका रो और इसका कॉलम उड़ा दिया तो बचे हुए एलिमेंट से आपके ये वाले, अब इनका एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा A21 A23 A31 A33। ठीक है, माइनस हो गया। अभी ऑल्टरनेट साइन चेंज प्लस। अब हमें ये उठाना होगा A13। तो A13 जब हमने उठाया तो इसका रो और कॉलम हमें क्या करना होगा? इसका रो और कॉलम हमें हटाना होगा। तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है वो गायब। अब बचा हुआ जो आपका ये दो एलिमेंट्स हैं इनका छोटा सा डिटर्मिनेंट बनेगा। तो A21 A22 A31 A32। ठीक है, अब 2/2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें निकालना आता है। ये हमने सीखा था कि दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सिंपल। तो इसका वैल्यू हो जाएगा A11 इंटू, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो A22 A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है, माइनस साइन A12 इंटू A21 A33 माइनस A23 A31, फिर प्लस साइन A13 इंटू A21 A32 माइनस A22 A31, सिंपल। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि 1 3 2 -1 7 5 2 -3 4। चलो भाई, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। आपको इतना लंबा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले छोटा डिटर्मिनेंट बनाओ फिर मन ही मन ऐसे कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप इस वाले पार्ट से इसको आप खोलें तो पहले 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय, अभी 1 जिस रो और कॉलम में हटा दो। अब इनका हमें छोटा सा डिटर्मिनेंट बनता हुआ दिख रहा है। इसमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? दिस इंटू दिस तो 28 माइनस दिस इंटू दिस तो -15। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो 28 माइनस माइनस प्लस 15, इसके बाद माइनस साइन ऑल्टरनेट साइन चेंज। इसके बाद अभी 3 को उठाना होगा तो 3 इंटू, अब जिस रो और कॉलम में है उनको भाई साहब हटा दो। तो अभी ये छोटा सा डिटर्मिनेंट बनता है, इसका वैल्यू होगा -1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5। तो -4 -10 प्लस, फिर इस 2 को उठाया तो 2 इंटू इस रो इस कॉलम को हटाया। अब ये छोटा सा डिटर्मिनेंट बनेगा तो -1 इंटू -3 इज़ 3 माइनस 7 इंटू 14 तो 3 - 14। ठीक है, 43
माइनस माइनस प्लस, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 42 और रुको 14 इंटू 3, हाँ ठीक है। इसके बाद इधर माइनस 3 इंटू कितना है ये -22, तो बेसिकली इट इज़ 85 माइनस 22, इट इज़ 63। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने निकाला, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती ना हो इसलिए एकदम ध्यान से हर एक जगह पर आपको कैलकुलेशन चेकआउट करना है। प्लस माइनस में गलती हो सकता है बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में, इसलिए यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके फाइन। तो इस तरीके से हम एक 3/3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकालते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है इस चीज़ में, मतलब और क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या कंसेप्ट आपको बताया जाए। चलिए भाई, अब मूव करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट पर, जो कि है कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी मैट्रिक्स में। वही सेम जिस डिटर्मिनेंट में पढ़ना होगा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फार्मूला भी सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। आइए बात करते हैं माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। माइनर निकालना आपको आता ही है, मैट्रिक्स में आपको मैं सिखा चुका हूँ। सेम तरीके से डिटर्मिनेंट में भी माइनर निकाला जाता है। जैसे कि एग्जांपल, एक जनरल अगर मैं लूँ, 2/2 ऑर्डर वाले से शुरुआत करते हैं। एक 2/2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स लिया जाए और इसमें अब हम माइनर निकालते हैं। माइनर निकालना होता है, कैसे निकाला होता है माइनर, याद करो। माइनर निकालने के लिए पहले तो एलिमेंट चूज़ करो जिसका भी माइनर निकालना है। सपोज मुझे A11 का माइनर निकालना है, तो उस रो और उस कॉलम को उड़ा दो, जो बचा हुआ है वही होगा इसका माइनर। तो A22 इज़ द माइनर ऑफ A11। तो बहुत सिंपल है, माइनर ऑफ A11, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, M11, ठीक है। माइनर M11 इक्वल्स टू A22, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका माइनर क्या होगा, व्हाट इज़ द माइनर ऑफ A21, जिसको आप M21 लिख सकते हैं। तो ये जिस रो जिस कॉलम में हटा दो सबको, जो बचा हुआ है वही होगा उसका माइनर। तो आंसर इज़ A12, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी आप कर सकते हो। जैसे कि व्हाट इज़ द माइनर ऑफ A22, तो बहुत इजी है, ये जिस रो और कॉलम में हटा दो, जो बचा हुआ है वही होगा उसका माइनर, जो कि है A11। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द माइनर ऑफ A12, तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, रो कॉलम हटा दो, जो बचा हुआ है वही होगा इसका आंसर। तो A21 इज द आंसर। तो माइनर को कैपिटल M से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक 2/2 ऑर्डर का माइनर कैसे निकाला जाता है, सेम फॉर्मूला है, मैट्रिक्स में जैसे निकाला जाता है वैसे ही डिटर्मिनेंट में निकाला जाता है, नो चेंज, सिमिलर है। ऐसे ही 3/3 ऑर्डर का भी हम निकाल सकते हैं। आइए 3/3 ऑर्डर का बातचीत करते हैं इसको लेकर। 3/3 ऑर्डर वाला, 3/3 ऑर्डर वाला कहा गया, हाँ 3/3 ऑर्डर वाला हमारा डिटर्मिनेंट। चलिए भाई, अब इसका माइनर कैसे निकाला जाता है। माइनर निकाला कैसे जाता है, बहुत सिंपल है, जैसे अपने मैट्रिक्स में पढ़ा है वैसे ही है। बताओ भाई, माइनर ऑफ A11 कैसे निकालेंगे। तो A11 जिस रो जिस कॉलम में सब हटा दो। हटने के बाद एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनता है इसका, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो बस। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। आंसर इज A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। सिमिलरली इसमें से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट का आप निकाल सकते हो माइनर, जो कि मान लेते हैं M22 निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो जिस रो जिस कॉलम में सब हटा दो,
तो बचे हुए जो एलिमेंट्स है उनका एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनेगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो A11 इंटू A33, A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। ईजी। ऐसे ही आप बाकी सबका माइनर निकाल सकते हैं। मैं सबका नहीं निकाल रहा हूँ बिकॉज आपको आ ही गया होगा, बिकॉज मैट्रिक्स में कुछ सीख चुके हो, ठीक है, और बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट। ओके फाइन, ये तो था माइनर ऑफ एन एलिमेंट। इसके बाद आता है कोफैक्टर, जो आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हो कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर फिर से हम पढ़ना होगा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, याद करो। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, तो इसको ऐसे जनरल वे में अगर देखें तो Cij इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij, माइनर i j। तो ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का किसी भी एलिमेंट का ऑफ ए डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर निकालना हो तो इस फॉर्मूले से हमें निकालना होगा। अब बस आई और जे का वैल्यू डिपेंड करेगा कौन सा रो और कौन सा कॉलम है, बस। तो जैसे कि इसी को ले लेते हैं, पहले 2x2 ऑर्डर का लेते हैं। टू बाई टू ऑर्डर वाले भाई साहब का पहले थोड़ा सा देखते हैं कैसे निकाला जाता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालना कैसे होता है बताओ। कोफैक्टर को C ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। C जैसे कि कोई भी एलिमेंट 1 1 का मान लेते हैं, C11 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मूला बिठाना होगा जो कि होगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और माइनर ऑफ A11। अब -1 का पावर 2 मतलब क्या, +1, तो प्लस साइन आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ द माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 इज़ A22, सिंपल। तो इसको हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं A22। ऐसे ही व्हाट इज़ द कोफैक्टर ऑफ C12 मीन्स इसका, तो फॉर्मूला बिठाओ -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ A12। इसका माइनर कैसे निकालेंगे, रो कॉलम हटाओ तो A21, और -1 का पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा, तो ये होगा माइनस साइन लेकर A21, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज पावर है ऑड। -1 का पावर ऑड होने पर माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली C21 कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बिठाओ -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ A21। इसका माइनर कैसे निकालेंगे, रो कॉलम हटाओ तो A12, और एक सामने माइनस साइन आएगा बिकॉज -1 का पावर ऑड है, ठीक है। ऐसे ही अभी C22 कोफैक्टर ऑफ, इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पावर बिठाओ -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ 2 तो इसका माइनर कैसे निकालते हैं, रो कॉलम हटाओ तो A11, और -1 का पावर इवन है तो प्लस साइन रहेगा तो A11 ओनली, सिंपल। अब देखो ये जो माइनस प्लस ये जो साइन आता है, राइट, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने की टेक्निक है प्लस माइनस। अभी यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस, ऑल्टरनेट साइन चेंज, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस के बाद यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सिंपल। तो आपको बार बार ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको साइन याद रखना होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब बस आपको इसका माइनर निकालना होगा डायरेक्ट। इसका होगा A22, इसका माइनर होगा ये, इसका माइनर होगा ये, और इसका माइनर होगा ये, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं 3x3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के। इसके केस में कैसे निकाला जाएगा कोफैक्टर, सेम है एकदम सेम। चलो देखो, एकदम लल्लू है भाई। देखो कोफैक्टर मैं सबका नहीं निकालूंगा, कुछ निकालूंगा, ठीक है। अब देखो इसका निकालते हैं, तो
पावर फॉर्मूला बिठाओ तो -1 का पावर 1+1 इंटू माइनर ऑफ A11। तो भाई साहब इसका माइनर कैसे निकालते हैं, रो हटाओ कॉलम हटाओ, इस छोटे से डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डायरेक्ट लिख दो कोई बात नहीं। तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। अब देखो -1 का पावर इवन है, 1+1 2 इवन है, तो ये इसके सामने पॉजिटिव साइन रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा बस। अब अगर मुझे बताओ इसका निकालो C32, इसका कोफैक्टर निकालो इसका। तो सबसे पहले -1 का पावर में क्या बैठेगा 3+2 इंटू माइनर ऑफ 832। इसका माइनर कैसे निकालेंगे, रो हटाओ कॉलम हटाओ, तो जो बचे हुए हैं उनका डिटर्मिनेंट बनाओ छोटा सा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब देखो यहाँ पर -1 का पावर ऑड है तो सामने एक माइनस साइन आएगा, तो माइनस इंटू अब इस छोटे से डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21। ठीक है, अगर आपको ये प्लस माइनस साइन बार बार अगर नहीं लिखना है तो याद रखो ऐसे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस एलिमेंट के सामने हमेशा प्लस साइन रहता है, इस एलिमेंट के पास हमेशा माइनस, इस एलिमेंट का कोफैक्टर हमेशा प्लस, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर हमेशा माइनस साइन रहता है, इसमें प्लस इसमें माइनस, ऐसे करके याद रखो बस, तो और भी ईजी होगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, बार बार आपको ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेकार सा फार्मूला है ये, माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ओके। और अगर आपका कैलकुलेशन गलती होता है, मतलब कैलकुलेशन फास्ट कैलकुलेशन करने जाते हो तो एक्यूरेसी गुम हो जाता है और आप गलती कर बैठते हो, तो भाई आपको लाइन बाय लाइन ही लिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, क्या कुछ नया आपको कुछ सीखने को मिला? नहीं भाई, ये तो मैट्रिसेस में ही हम पढ़ के आ चुके हैं, कोफैक्टर माइनर वगैरह हम मैट्रिसेस में पढ़ के आ चुके हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, एकदम ये लल्लू चीज़ें हैं, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब नोट करने वाली बातें, अब से होगा नोट करने वाली बातें, एक एक करके नोट करिएगा अभी। Note 1. The sum of the product of elements of any row or column with their respective या फिर कह सकते हो करस्पॉन्डिंग cofactors is always equal to the value of the determinant। ये मैं आपको मैट्रिसेस में भी बता चुका हूँ कि कोई भी एक ऑर्डर वाला, कोई भी एक 2x2 या 3x3 ऑर्डर वाला अगर हो, जैसे कि एक 2x2 ऑर्डर वाला हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि A11 A12 A21 A22, ये 2x2 ऑर्डर वाला एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के 6 तरीके होते हैं, मैंने आपको मैट्रिसेस में बताया था। क्या क्या कि ऐसे 6 नहीं, इसके 4 तरीके हैं, 3x3 ऑर्डर वाले का 6 तरीका है। बताता हूँ क्या। अगर आप इस डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो पकड़े या कोई भी एक कॉलम पकड़ने के बाद उस रो में मौजूद जो भी एलिमेंट है, जैसे कि अभी मैं इस रो को चूज़ कर रहा हूँ, इस रो में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं A11 A12। अगर मैं A11 को इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, फिर ऐड करूँ एक और एलिमेंट
A12 जो इसी रो में है और उसको उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर दूँ, सम करूँ, तो मुझे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। समझे बात? ऐसे ही आप इसको क्या लिख सकते हैं? फिर इसको आप लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कैन बी फाउंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द elements of any row or any column with their corresponding cofactors। अगर मैं इस रो का चूज़ करूँगा तो मुझे इस रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, तो मुझे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। एग्जांपल से दिखाऊंगा। अब जैसे कि मैं रो 1 को चूज़ करूँगा तो रो 1 के एलिमेंट्स है A11, तो A11 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C11 प्लस A12 उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा C12, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगा इससे वो होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, या फिर और भी तरीका हो लिखने का। या तो ये लिखो, या तो मैं अभी इस कॉलम को चूज़ करूँगा A11 A12 वाला कॉलम, तो मुझे A11 को फिर से उसके करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई प्लस A21 को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करोगे तब भी तुमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। या फिर मैं इस रो को चूज़ करूँगा, सेकेंड रो को, ओके फाइन चूज़ करो, तो A21 को आपको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करना होगा किसके साथ? A22 को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का सम करने पर आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। या फिर अभी मैं सेकंड कॉलम को चूज़ करूं तब भी हो सकेगा। आपको A12 को उसी के करस्पॉन्डिंग के साथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, फिर A22 को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तब सम कर दो, तब भी आपको इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। एग्जांपल दिखाऊं? ये देखो, रैंडम से लेता हूँ 1 4 - 3 7। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर मैं एक रो चूज़ कर लूँ, कोई भी एक रो, अगर मैं मान लो ए वाला रो चूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। फाइन। अब यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स है इस रो में? -3 और 7। तो मैंने -3 लिया और उसके कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो -3 का कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है? पहले साइन चूज़ करो। साइन क्या होता है? प्लस माइनस माइनस प्लस, तो एक माइनस तो आएगा ही यहाँ पर, ओके माइनस आएगा। फिर माइनर चूज़ करना होता है, ये जिस कॉलम में हटा दो तो बचेगा 4, तो बस 4 प्लस इसके बाद कौन सा एलिमेंट है? 7 है। 7 इंटू इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर का साइन पहले निकालो, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन है, नो वरीज। फिर इसका माइनर निकालो। माइनर कैसे निकालते हैं? रो कॉलम हटाओ 1, जो बचेगा वही। तो आंसर क्या आ रहा है? 12 + 7 19। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 19 है। अब इसको तो मैंने सेकेंड रो का यूज़ करके निकाला, अभी फर्स्ट रो का यूज़ करके भी मैं निकाल सकता हूँ। देखो कैसे। और अब मैं देखो सेकेंड कॉलम का यूज़ करके मैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालूंगा, तब भी 19 ही आएगा। देखो क्या क्या एलिमेंट है? 4 और 7। तो सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करना होगा उसी के कोफैक्टर के साथ। साइन देखो, प्लस माइनस, तो एक माइनस लगा दो। अब इसका माइनर निकालो। माइनर कैसे निकालना होगा? रो कॉलम हटाओ, -3 माइनस माइनस होगा क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू -3, ऐसे निकालो। ठीक है, फिर प्लस साइन। अब 7 का कोफैक्टर निकालो। 7 का कोफैक्टर कैसे निकाला था? 1 होता है कोफैक्टर 7 का। तो आंसर तो 19 ही आ रहा है। आंसर 19 ही तो आ रहा है। यहाँ पर 4 इंटू 3 हो जाएगा और इधर 7 इंटू 1 7, तो 12 + 7 19। ठीक है, या फिर आप इसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है और -3 है। चलो भाई, तो 1 इंटू उसका कोफैक्टर क्या है? प्लस साइन होगा, तो प्लस साइन होगा, नो वरीज। अब इसको माइनर निकालते हैं, तो माइनर निकालने के लिए रो कॉलम हटाओ 7, तो 1 इंटू 7 प्लस साइन दिया। अब -3 -3 का कोफैक्टर ऑलरेडी हमने निकाला था, कितना होता है? -4।
तो आ रहा है कितना फिर से 12 भी तो 19 ही तो आ रहा है। चलो कोई ना, एक और तरीके से निकलते हैं। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करते हैं। तो पहले तो इसके एलिमेंट्स है 1। अब 1 का को फैक्टर हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना 7 होता है, प्लस 4 इंटू इसका को फैक्टर, 4 इंटू इसका को फैक्टर। 4 का को फैक्टर होता है माइनस ऑफ -3, माइनस ऑफ -3। कितना होता है 19 ही तो होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने कैसे निकाला ये मैं आपको बता देता हूँ। चलो आपको मैं लिख भी देता हूँ कौन सा हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला है। जैसे कि देखिए 19 यहाँ पर होगा। देखो ये जो 3 है ये आपका कौन सा एलिमेंट है, ये है आपका A21 और -4 है इसी का कोफैक्टर। ठीक है ना, इसी का कोफैक्टर है। ओके फाइन। 7 है आपका, इसका लोकेशन है A22 और उसका 1 क्या है, 1 है इसी का कोफैक्टर C22। फिर 4 है आपका, इसका लोकेशन है A12 और माइनस और -3 है इसी का कोफैक्टर C12। ठीक है, इसके बाद 7 क्या है, 7 का लोकेशन है A22 और 1 है 7 का ही कोफैक्टर C22। तो हमने उसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, उसी एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो हमें वैल्यू मिला डिटर्मिनेंट का। अब 1 का लोकेशन क्या है A11 और 7 कौन है, 7 है इसी का कोफैक्टर C11। -3 का लोकेशन है A21 और -4 कौन है इसी का कोफैक्टर C21। इसके बाद 1 का लोकेशन A11 और 7 कौन है, 7 है इसी का कोफैक्टर C11। 4 का लोकेशन क्या है A12 और A12 का ही कोफैक्टर है हमारा माइनस और -3 तो C12। ठीक है, इजी पीजी। ये तो था हमारा 2 ऑर्डर वाला। अभी 3 ऑर्डर का भी सेम ही है, 3 ऑर्डर का भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। 3 ऑर्डर के लिए देखो देखो 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए भी सेम ही है। तुम कोई सा भी रो उठा लो, कोई सा भी कॉलम उठा लो, इसके कितने तरीके होंगे। एक इस रो से रिजल्ट आ सकता है, इस रो से भी रिजल्ट आ सकता है, इस रो से भी रिजल्ट आ सकता है। 3 तरीके हो चुके हैं एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का। इस कॉलम से भी रिजल्ट आ सकता है, इस कॉलम से भी आ सकता है, इस कॉलम से भी आ सकता है। तो 3 और तरीके हो चुके हैं। सो टोटल 6 तरीके हो गए 3x3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का। ये मैं मैट्रिसेस में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या तरीक़ों से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हम या तो रो 1 चूज़ करते हैं, रो 1 के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड अप करेंगे तो मिल जाएगा हमें आंसर। तो इट इज़ इक्वल्स टू A11 C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। ऐसा ये करने पर भी आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। और या तो सेकेंड रो चूज़ करो तो A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23 करने पर भी आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। इजी। या तो आप थर्ड रो खोलो, थर्ड रो के करस्पॉन्ड रेस्पेक्ट में खोल सकते हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। तो इट विल बी A31 इंटू C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33। ठीक है, तो हमने कॉलम के रेस्पेक्ट में खोल के डिटर्मिनेंट के वैल्यूज़ निकाले। अब आप रो के रेस्पेक्ट में खोल के, अब कॉलम के रेस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखिए कैसे। और A11
इंटू C11 प्लस A21 इंटू C21 प्लस A31 इंटू C31। कॉलम के रेस्पेक्ट में खोलकर भी आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो, और सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में खोलो तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। सेकेंड रो में है A12 इंटू C12 हो जाएगा, A22 इंटू C22 प्लस A32 इंटू C32, ऐसे भी आपका निकल जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इसके बाद थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में भी आप खोल सकते हो, जो कि है A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33। तो 6 तरीक़ों से आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी रो का यूज़ करके, किसी भी कॉलम का यूज़ करके। ठीक है, इसका एग्जांपल देने का ज़रूरत है क्या? क्या बोलते हो? एग्जांपल दूँ क्या? एग्जांपल दे सकता हूँ, बट ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज समझ तो गए हो आप। ठीक है, 2 बार रिवीजन भी हो चुका है आपका, मैट्रिसेस में भी बता चुका हूँ, अभी यहाँ भी बता चुका हूँ, तो आपका 2 बार तो रिवीजन हो चुका है। तो आई थिंक और एग्जांपल देके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत मुझे है नहीं, आई गेस। ठीक है, अब नोट 2 की बात करते हैं। Note 2. The sum of the product of elements of any row or column with the cofactors of other corresponding row or column is always equal to 0. ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ मैट्रिसेस में। इसका मतलब ये होता है, आप पहले तो 2x2 ऑर्डर वाला हम समझते हैं, 2x2 ऑर्डर वाले का पहले हम समझते हैं, फिर 3x3 ऑर्डर वाले का हम समझेंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप एक डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका कोई भी एक रो या कॉलम चूज़ करते हैं, चूज़ करने के बाद उस कॉलम या उस रो के एलिमेंट्स को दूसरे किसी कॉलम या दूसरे किसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल। मान लेते हैं हमने रो 1 को चूज़ किया, तो रो 1 के एलिमेंट्स A11 और रो 1 के एक और एलिमेंट है A12। फाइन। अब अगर मैं A11 और A12 को दूसरे किसी रो, मतलब अभी 2 ही रो है, तो हमें दूसरा रो है हमारा सेकेंड रो होगा। सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि A11 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है सेकेंड रो में? A21। मतलब जस्ट नीचे कह सकते हो, A11 के जस्ट नीचे जो एलिमेंट है सेकेंड रो में, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है A21। अब A21 का जो कोफैक्टर है, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, प्लस A22 जो है उसका जो कोफैक्टर है उसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो इन दोनों का सम करने के बाद हमेशा 0 मिलेगा। ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सिर्फ रो के लिए नहीं है, कॉलम के लिए भी होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा कुछ ऐसे, हियर A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं सेकेंड रो चूज़ करता हूँ तब भी सेम है,
कि मैं A21 को दूसरे रो के फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा C11 प्लस A22 इंटू C12, तब भी ज़ीरो ही आएगा। या फिर अगर मैं कॉलम की बात करूँ, कॉलम, ये कॉलम चूज़ करो तो A11, अब इस कॉलम में जो फर्स्ट एलिमेंट है दूसरे कॉलम में भी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके कोफैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो कोफैक्टर ऑफ 1 2 प्लस इस कॉलम में और के एलिमेंट कौन है A21 इंटू C22 करने पर भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, अभी सेकंड कॉलम चूज़ कर रहा हूँ। सेकंड कॉलम में A12 को करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया प्लस A22 इंटू C21 करने पर भी ज़ीरो आएगा। समझे? ये बात याद रखना, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम 3/3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। इसमें भी सेम केस है कि अगर मैं एक फर्स्ट रो लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट रो लेता हूँ। अब मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड रो या फिर थर्ड रो के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर के साथ मैं इनको मल्टीप्लाई अगर करूँगा और फिर ऐड कर दूँगा तब भी ज़ीरो आएगा। जैसे कि मैं रो 1 के एलिमेंट्स ले रहा हूँ, अब मैं इसके साथ दूसरे किसी रो का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर तुमने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट चूज़ किया है तो सेकेंड रो का भी आपको फर्स्ट एलिमेंट का ही कोफैक्टर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट को चूज़ किया, फाइन, लेकिन कोफैक्टर आपने चूज़ किया थर्ड रो या सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर चूज़ करके मल्टीप्लाई किया, तब आपका ये आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट चूज़ किया तो दूसरे रो का भी आपको फर्स्ट एलिमेंट का ही कोफैक्टर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट चूज़ किया तो बाकी रो का भी मैं थर्ड एलिमेंट का ही कोफैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ऐड करूँगा, तो ज़ीरो आएगा, वरना ज़ीरो नहीं आएगा। ये बात भी ध्यान रखना। तो A11 के साथ या तो C21 करो या C31 करो, कोई बात नहीं, प्लस A12 के साथ C22 करो प्लस A13 के साथ C23 मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू ज़ीरो आएगा। या फिर अगर आप चाहें तो A11 के साथ थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब C31 प्लस A12 के साथ C32 मल्टीप्लाई करवा दो प्लस A13 के साथ C33 मल्टीप्लाई करवा दो, तब भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, और इसके साथ आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो, कोई भी एक कॉलम चूज़ करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जैसे कि मैं चूज़ कर रहा हूँ सेकंड कॉलम, तो A12 के साथ ये आपका सेकंड कॉलम है, तब फर्स्ट कॉलम या थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो A12 के साथ आप या तो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट का ही कोफैक्टर मल्टीप्लाई करवा सकते हो या फिर थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो A12 इंटू C11 प्लस A22 इंटू C21 प्लस A32 इंटू C31 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सेम तरीके से या तो आप अभी थर्ड कॉलम को चूज़ करो, तो A12 इंटू C13 प्लस A22 इंटू C23 प्लस A32 इंटू C33 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इतना तक जितना भी मैंने बताया है, आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ आप सबको मैट्रिसेस वाले चैप्टर में। ठीक है, ये नोट 1 और नोट 2 में बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद
फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में, जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, और 1 घंटा का एक लेक्चर रहेगा, जितना हो सके देखते हैं कितने प्रॉपर्टीज़ हम कवर अप कर पाएंगे, ठीक है, देखते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पे पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपने क्लास 10th में एरिया ऑफ ट्राइंगल तो नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज डिलीटेड था। क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिलीट कर दिया गया था इस पोर्शन को, लेकिन अगर फिर भी आपने पढ़ा हो कहीं ना कहीं से, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो, ठीक है, तो आप उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला मॉड हाफ इनटू इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड हाफ को मॉड देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हाफ तो पॉजिटिव ही है, इसके ऊपर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये बड़ा सा बहुत ही ख़तरनाक फार्मूला, इतना भी ख़तरनाक नहीं है, अगर आपको पैटर्न पता हो तो आप याद रख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमने सीखा था, मतलब सीखने हमें सीखना होता अगर CBSE पार्ट डिलीट नहीं करता। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला, अगर किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट हमें पता हो। ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके ही ये फॉर्मूला आया है। कैसे? बहुत सिंपल है, देखिए। पहले मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो हमने सीखा था। फॉर्मूला होता था हाफ इंटू मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड क्लोज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता था। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये हम अभी बातचीत करते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मूला को बनाया गया था कुछ ऐसे कि अगर आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट प्लेन में एक ट्राइंगल का एरिया निकालना हो और उस ट्राइंगल का बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ अगर पता हो, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि इसका, इसका और इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको सिर्फ पता हो, ये A है, ये B है और ये C है। अब A का कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं x1, y1, ठीक है, x1, y1, और B का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2, y2, और C का मान लेते हैं x3, y3। तो फिर एक डिटर्मिनेंट बनाया जाता है, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू मॉड, और एक इस मॉड के अंदर एक डिटर्मिनेंट रखा जाता है x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, होल मॉड, ठीक है। तो एक डिटर्मिनेंट बनाया जाता है यूजिंग द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स। ये 1 देने का ज़रूरत क्या है, बिकॉज अगर हम 1 नहीं देंगे तो ये डिटर्मिनेंट बनेगा नहीं, बिकॉज डिटर्मिनेंट बनने के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो उसी वजह से हमने 1 1 1 रख दिया, बिकॉज 1 तो किसी को कोई हार्म नहीं करेगा। 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 1 ही, मतलब वो वैल्यू अब खुद हो जाएगा। जैसे कि x1 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होगा तो x1 के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए 1 से हमें इसको रखना होता है एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाहर वाला डंडे हैं इनको मॉड है, इनको हम कहते हैं मॉड्यूलस, और जो अंदर वाला डंडा है वो है हमारा मेन चीज़, वो है डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट कह सकते हो। ठीक है। तो बाहर वाला जो मॉड है, बाहर वाला जो डंडे हैं ये है मॉड वाला, और अंदर के जो डंडे हैं वो है डिटर्मिनेंट का जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर तुम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो तुमको इसी के बराबर मिलेगा, इसके बराबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अगर आपको प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सबको आता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम निकाल रहे हैं। अब आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो के रेस्पेक्ट में आप ओपन कर सकते हो डिटर्मिनेंट को। 6 तरीके होते हैं डिटर्मिनेंट को ओपन करने के 3x3 ऑर्डर वाले का। तो अगर मैं इस कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करूं तो देखो क्या होता है। तो ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इसका साइन होगा प्लस माइनस प्लस, और बाकी का अब मैं इसको चूज़ करूँगा तो 1 इंटू ये जिस रो कॉलम में हटा दो तो ये छोटा सा डिटर्मिनेंट बनेगा, तो x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2 ये आएगा। ठीक है, चलो भाई, तो इट विल बी x2 y3 माइनस y2 x3 माइनस 1। अब इस 1 को लिया, ये जिस रो जिस कॉलम में हटा दो, तो अभी इसके साथ ये मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ ये मल्टीप्लाई, सो x1 इंटू y3 माइनस y1 इंटू x3 सिंपल। इसके बाद प्लस इस 1 को चूज़ किया, जिस रो जिस कॉलम में हटा दिया, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू x1 y2 माइनस y1 x2। ठीक है, अब इसमें होल मॉड लगा होगा, तो आप चाहें तो ब्रैकेट ना देकर मॉड डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, मॉड लगा दो। अब इसको थोड़ा ओपन करना होगा हमें। इसको ओपन अगर हम करेंगे तो हाफ इंटू यह बनेगा x2 y3 माइनस y2 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 x3, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर है इसको खोलेंगे तो x1 y2 माइनस y1 x2 होल मॉड। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ जहाँ x2 2 बार आ रहा है उनको हम कॉमन लेंगे, जहाँ जहाँ x3 बार बार आ रहा है उनको कॉमन लेंगे, ठीक है ना, और जहाँ जहाँ x1 कॉमन आ रहा है उनको कॉमन लेंगे। तो इट इज़ इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, इसको हटा दिया। अब देखिए हाफ इंटू मॉड x1 वाले को कॉमन लेते हैं, मतलब यहाँ पर एक x1 है, यहाँ पर एक x1 है, तो अगर मैं इस x1 को कॉमन लूँगा तो यहाँ से बचेगा y2
माइनस y3, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, इन दोनों को एक ग्रुप बनाओ, x1 y2 माइनस x1 y3। अब यहाँ से x1 कॉमन लोगे तो x1 कॉमन लेने के बाद रहेगा y2 माइनस y3, तो x1 इंटू y2 माइनस y3। इसके बाद किसको कॉमन लेना है, x2 को। x2 यहाँ पर है, दूसरा x2 यहाँ पर है, तो x2 y3 माइनस x2 y1 कुछ ऐसा है। अब यहाँ से x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1, तो प्लस साइन देकर x2 कॉमन लिया तो बचेगा y3 माइनस y1 प्लस, अब यहाँ से x3 कॉमन लेते हैं, x3 यहाँ पर है, x3 यहाँ पर है, तो पॉजिटिव वाले को सामने रखते हैं हम, तो x3 y1 माइनस यहाँ पर है x3 y2, यहाँ से x3 कॉमन जाएगा, रहेगा y1 माइनस y2, तो प्लस साइन देकर x3 कॉमन लिया, बचेगा y1 माइनस y2 होल मॉड। और यहाँ से बेसिकली देखो डिट्टो फार्मूला आपका बन के आ चुका है। तो ये जो फार्मूला आया था ये बेसिकली इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, इजी है बातें। और आपने ये भी सीखा था कि अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर मैं ऐसा एक काम करूं कि मुझे क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स को मुझे को लीनियर बनाना है। को लीनियर का मतलब होता है एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर मुझे इनको रखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस यू कैन से मैंने इस पॉइंट को उठाया, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट जो था बी पॉइंट पर था। अब मैंने इस पॉइंट को उठाकर मैं लेकर आ गया यहाँ पर, एक लाइन के ऊपर लेके आ गया, मैं को लीनियर बना दिया। अभी देखो एकदम को लीनियर है, यू सी दिस इज़ को लीनियर, ठीक है। एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ट्राइंगल था, यहाँ पर तो ट्राइंगल था एक। अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया जब हम 0 करेंगे तो तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे आपके को लीनियर। इसीलिए ही तीनों पॉइंट्स को को लीनियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को कर देते हैं 0। तो यहाँ पर आप स्टार मार्क देकर लिख के रख सकते हैं नोट में कि इफ 3 पॉइंट्स आर co-linear then area of triangle equals to 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होने का मतलब ये वाला वैल्यू आपका 0 होगा, ठीक है। मतलब सिंपली कहे तो ये वाला जो पोर्शन है इट विल बी 0, ठीक है। इसका मतलब हाफ जो है वो उस तरफ आ जाएगा, तो हाफ हट जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिर्फ मॉड रहेगा। मॉड को भी तुम उस तरफ भेज दो तो बेसिकली मॉड, अगर कोई एक फंक्शन है x और इधर है कांस्टेंट, तो आपको मैंने क्लास 11th के स्टार्टिंग में मॉड्यूलस पूरा पढ़ा दिया था। तो ये मॉड अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे तो बन जाएगा प्लस माइनस कांस्टेंट। मॉड को अगर हम हटाएंगे तो बनेगा प्लस माइनस कांस्टेंट। याद रखना कि कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ अगर एक और फंक्शन हो गया तो फिर ये काम नहीं करेगा ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, 0, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 0, जो कि मतलब 0 ही होगा। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इस अंदर वाले वैल्यू को 0 करना है। तो अंदर वाले वैल्यू को कॉपी कर लो, इस अंदर वाले वैल्यू को 0 के बराबर कर दो, बस और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस वाले वैल्यू को आपको क्या करना है, 0 के बराबर करना है, ठीक है। हो गया। ये वाला वैल्यू 0 करोगे तो तुमको, अगर ये एरिया 0 आ गया इसका मतलब तीनों पॉइंट्स को लीनियर है। अगर तुम इसको उल्टा कहना चाहते हो वही कह सकते हो कि अगर तीनों पॉइंट्स से बन रहा एरिया, ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आ गया तो वो तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, ऐसा भी कह सकते हो। उल्टा वाइस वर्सा भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक अब आया कहाँ से, ये भी आपको मैंने बता दिया। एक डिटर्मिनेंट से आया है, ये वाला डिटर्मिनेंट से, जिसके सामने एक हाफ लगा हुआ है, ठीक है। और इसके पूरे
इसके पूरे सामने आपका लगा हुआ है एक मॉड, ठीक है, जिससे कि एरिया तो कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, इसलिए मॉड लगाया गया है, सिंपल, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो कुछ ऐसे कि डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 होगा, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है, ये 0 होगा। ये वाला भी याद रख सकते हो चाहो तो, मतलब ये है नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म में और ये है नॉर्मल डिटर्मिनेंट फॉर्म में, बस ऐसा भी याद रख सकते हो। और देकर दोनों याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। इन दोनों का कलर चेंज कर दूं क्या? ठीक है, दोनों बातें याद रखना है होंगी आपको, फाइन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन, बिकॉज जब तक हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ पर नहीं जा रहे हैं तब तक हमें इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, टफ़ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आसान क्वेश्चन मिलेंगे, बिकॉज प्रॉपर्टी जब से स्टार्ट हो जाएगा डिटर्मिनेंट का तब से हमें अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी तो वैसे ही इधर उधर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो कि बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्वेश्चन किया जाए, क्या क्वेश्चन किया जाए, चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, इसके पीछे कारण ये है कि माइनर, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, ये वगैरह वगैरह चीज़ें आप ऑलरेडी मैट्रिक्स में करके आ चुके हो, तो ये सेम चीज़ें बार बार करने की तो ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं है। एक क्वेश्चन कर सकते हो जैसे कि लेट डेल्टा इक्वल्स टू एक डिटर्मिनेंट है, 2/2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है, log 512 बेस 3, इसके बाद है log 3 बेस 4, इसके बाद है log 8 बेस 3, फिर है log 9 बेस 4। ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर एक डेल्टा का वैल्यू इतना है तो 2 डेल्टा इज़ डिविजिबल बाय क्या होगा? डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 15। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगा वो कौन से नंबर से डिविजिबल है वो आपको लिखना होगा, टिक करना होगा, ठीक है। अब अगर आपको लॉग याद है, मैंने पढ़ाया है लॉग, अगर आपको याद है तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मैं बता देता हूँ। क्या कि अगर ऐसा लिखा हो log x टू द पावर m, बेस कुछ भी हो सकता है, तो इट इज़ इक्वल टू पावर जो है वो सामने आ जाता है, तो m log x हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हुआ। फिर दूसरा प्रॉपर्टी जो यहाँ यूज़ होगा वो है log x, और इधर है सपोज b टू द पावर m,
तो ये जो पावर है ये सामने आकर डिवाइड में हो जाता है, कुछ ऐसे 1/m log x बेस b, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ओके, और क्या प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी है ये log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी यूज़ होगा, इसलिए मैंने बता दिया। ये 3 प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं, तो देखो इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आंसर, तो सबसे पहले तो भाई इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, इंडिविजुअली आप वैल्यू निकाल सकते हो अलग अलग करके, ठीक है। डिटर्मिनेंट खोलने से पहले आप इन वैल्यूज़ को निकाल लो फटाफट। तो 512 को आप लिख सकते हैं log 8 का क्यूब और इधर 3, ठीक है। आप इसको log 8 का क्यूब कर सकते हो, बिकॉज 8 का क्यूब 512 होता है, याद रख सकते हो। कुछ वैल्यूज़ ऐसे हैं जो दिमाग में याद रखने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है बेसिकली। तो 8 का क्यूब आप लिख सकते हो, ठीक है। अब 8 का क्यूब आपने लिखा, अब 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 को मैंने 2 का क्यूब लिखा, पावर में एक और 3 है तो होल क्यूब, तो 2 का पावर 9 होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log 2 का पावर 9 और बेस 3। अब पावर जो है वो सामने आ जाता है, तो 9 log 2 बेस 3, बस। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका कोई वैल्यू निकलेगा क्या, हाँ निकल सकता है, log 3 बेस 4। क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस। तो log 3 2 का स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था बेस के पावर में अगर कुछ भी रहता है तो वो डिवाइड में चला जाता है सामने आकर, तो इट विल बी 1/2 log 3 बेस 2, सिंपल। इसके बाद log 8 बेस 3, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत इजी है कि log 8 बेस 3, 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो log 2 क्यूब बेस 3। अब जो 3 पावर में है वो सामने चला जाएगा, तो log 3 इंटू log 2 बेस 3 हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, इसके बाद लास्ट log 9 बेस 4, log 9 बेस 4। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, तो log 3 स्क्वायर और बेस 2 स्क्वायर। अब ये जो पावर है ये सामने आएगा, ये जो बेस का पावर है वो डिवाइड में जाएगा, तो बनेगा 2/2 log 3 बेस 2। इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये पावर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये पावर सामने आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ log 3 बेस 2, ठीक है। तो हमने सबका इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल लिया। अब हमें बस इस वैल्यूज़ को इस डिटर्मिनेंट में बिठाकर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेना है। तो डेल्टा इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना था, हाँ 9 log 2 बेस 3, ऐसा है ना, हाँ। इसके बाद log 3 बेस 4 का वैल्यू आ गया था हमारा हाफ log 3 बेस 2, और log 8 बेस 3 का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 3 log 2 बेस 3, और लास्ट का है ओनली log 3 बेस 2। ये आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें निकालना होगा, सबसे इजी है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, तो बेसिकली इट विल बी 9 टाइम्स log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2 माइनस, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू हाफ मतलब 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हो, और इधर है log 3 बेस 2 इंटू log 2 बेस 3। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताया था कि log a बेस b इंटू log b बेस a आपका 1 होता है। तो यहाँ पर भी देखो log 2 बेस 3, हियर log 3 बेस 2, बस इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज हुआ, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है, log 3 बेस 2 log 2 बेस 3, पोजीशन अदल बदल हुआ है, इंटरचेंज हुआ है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1 होगा, इजी। तो 9 माइनस 3/2, तो इट विल बी 18 माइनस 3 15/2,
विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ईजी। तो यहाँ पर हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया है, कौन सा प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो सिंस log a बेस b इंटू log b बेस a1, ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ किया। अच्छा, अभी ये 2 डेल्टा का वैल्यू है, लेकिन 2 डेल्टा का वैल्यू क्या होगा फिर, 2 डेल्टा हो जाएगा 15, ठीक है, बिकॉज 15/2 इंटू 2 करने पर कितना होगा 15। अब देखो ये जो 15 है वो किस किस से डिविजिबल होता है, तो बेसिकली 15 इज़ डिविजिबल बाय, ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये डिविजिबल कौन कौन से हैं, तो 15 भाई 3 से डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है। तो बेसिकली ऑप्शन बी, सी और डी होगा आपका आंसर, ठीक है। 15 आपका 3 से भी डिविजिबल होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है और 15 से भी डिविजिबल होता है। तो इसीलिए आपका आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, ठीक है, सिंगल चॉइस नहीं है, मल्टीपल चॉइस है। तो इसको आप टिक कर दो, ठीक है। इजी, फाइन, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या क्वेश्चन किया जाए बताओ, प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दूं या कुछ क्वेश्चंस और करना चाहोगे? एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, इसके बाद 1-2 प्रॉपर्टी आज स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है आपका x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1, फिर है कॉस थीटा, फिर है 1, फिर है x। ये है आपका एक डिटर्मिनेंट। इसका बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ व्हाट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी थीटा, ऑप्शन सी बोथ x एंड थीटा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, नोटा, ठीक है, नन ऑफ द अबव। ओके, तो हमें बताया गया है इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो एंड में रिजल्ट आएगा उसमें कौन सा टर्म नहीं होगा, कि क्या उसमें x वाला टर्म नहीं होगा, या फिर थीटा वाला टर्म नहीं होगा, या फिर दोनों ही x और थीटा नहीं होंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा कि इसमें कौन सा टर्म है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को तोड़िए, तो आप किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में तोड़ता हूँ, तो इट विल बी x इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस साइन, ऑल्टरनेट साइन चेंज, इसके बाद साइन थीटा इंटू इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, मतलब माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस साइन, फिर 1 इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा, फिर प्लस साइन, इसके बाद कॉस थीटा इंटू दिस दिस इंटू दिस, मतलब माइनस साइन थीटा, और इधर है माइनस एक्स कॉस थीटा, फिर सामने माइनस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस थीटा। इजी, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ बनेगा माइनस एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स, यहाँ बनेगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इधर बनेगा प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर बनेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर बनेगा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख ही सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ रहेगा, कॉमन लेने के बाद रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 मतलब एक्स। अब यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ रहेगा आपका माइनस एक्स क्यूब्ड। अब देखो हमारे इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया उसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, क्या x वाला टर्म मिसिंग है, नहीं x तो है, लेकिन थीटा मिसिंग है। देखो थीटा पहले था, अब थीटा नहीं है, मतलब जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका थीटा। इजी, बिकॉज आंसर मतलब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया उसमें थीटा का कोई टर्म ही नहीं है, सिर्फ x का टर्म है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा लोड अभी तक नहीं लेना है, बिकॉज प्रॉपर्टीज जब हम करवाएंगे तब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने को। अभी क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हमने शुरू नहीं किया है तो अब आपको टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद और क्या क्वेश्चन करवाया जा सकता है, क्या क्वेश्चन करवाया जा सकता है, क्या क्वेश्चन करवाया जा सकता है। क्वेश्चंस करवाऊं या फिर प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दूं, क्या बोलते हो? क्वेश्चन एक और करोगे या प्रॉपर्टी पर हम स्टार्ट करते हैं? प्रॉपर्टी, ओके फाइन, प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं फिर। प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने के बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे फिर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हम क्या देखने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं मेनली। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल बेसिकली ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है और इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ लास्ट वाले कुछ प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में पहला प्रॉपर्टी होता है क्या, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि ट्रांसपोजिंग ए डिटर्मिनेंट डजंट चेंज इट्स वैल्यू। तो अगर तुम एक डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज भी करते हो तो उसका वैल्यू पे कोई असर नहीं होता। ठीक है, प्रूफ भी देखेंगे, ट्रांसपोजिंग ए डिटर्मिनेंट डजंट चेंज इट्स वैल्यू। ठीक है, अगर एग्जाम्पल से देखा जाए तो अगर मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ डेल्टा, जिसमें रैंडम वैल्यूज ले लेता हूँ मैं 1 3 5 2 -1 0 0 1 5 रैंडम वैल्यूज ले लिया। इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इस वाले रो के रेस्पेक्ट में खोल सकते हो आप, तो 0 इंटू जो भी है 0 हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ प्लस माइनस प्लस है, तभी -1 से खोलूँगा तो -1 इंटू 1 इंटू 0 0 -10 प्लस 5 इंटू -1 इंटू -1 -1 -6, तो हो जाएगा बेसिकली 10 और इधर हो जाएगा माइनस कितना, ये 35, तो -25 आ रहा है, राइट, -25 आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं, डेल्टा ट्रांसपोज मतलब रो बन जाएंगे कॉलम, कॉलम बन जाएंगे रो, तो 135 अब बन जाएगा कॉलम, तो 135, इसके बाद 2 -1 0, इसके बाद 0 1 5, दोनों को ट्रांसपोज किया, करने के बाद अब फिर से वैल्यू निकालते हैं। तो अब की बार आप इस कॉलम को खोल सकते हो, प्लस माइनस प्लस। मैं क्यों इस कॉलम को खोल रहा हूँ, बिकॉज ज़ीरो होता है। आपको वो वाला कॉलम या रो खोलना है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ज़ीरो हो, बिकॉज आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होता तीनों के तीनों, बिकॉज ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब मैं -1 से खोलूँगा, ठीक है, माइनस साइन दूंगा सामने, बिकॉज रीज़न क्या है, इसका साइन ऐसा है, तो सामने इसके सामने एक माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अभी 1 इंटू, अब इसके साथ ये हटाओ, तो 1 इंटू 0 देखो 0 हो गया, और इधर बचेगा क्या, -10 फिर से, इसके बाद प्लस, इसके बाद 5, ठीक है, 5 ये यहाँ गया, तो इसको मल्टीप्लाई की तो -1 -6, 5 इंटू -1 -6, ये फिर से आपका -25 ही आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इससे खोल सकते हो, तो इससे खोलोगे, इस साइड से खोलोगे, इस वाले रो से, तो भी सेम ही आएगा, जैसे कि इसके साथ मल्टीप्लाई करो -1 -2, ठीक है, यहाँ बनेगा -15, और इसके बाद ये तो ज़ीरो है, ज़रूरत नहीं है, इसके बाद यहाँ पर प्लस साइन होकर प्लस 5 इंटू -1 -6, -5 इधर कितना बन रहा है, -35। एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया है कैलकुलेशन में, सॉरी, ये गया, तो 5 इंटू 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 0 0, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, गलती, माफ़ कीजिएगा, गलती कर दिया मैंने, सॉरी, प्लस इसके बाद 0 का तो करने की ज़रूरत नहीं, अभी 5, तो 5 इंटू ये गया 1 इंटू -1 -3 इंटू 2 6, इधर बनेगा 10, इधर बनेगा -35, फिर से आ गया आपका -25। ठीक है, तो वैल्यू सेम ही रहेगा। ओके, सो हियर वी गॉट डेल्टा का वैल्यू और डेल्टा टी का वैल्यू सेम है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप एक डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज भी करते हो तो भाई साहब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू सेम ही रहता है। ठीक है, उसका वैल्यू सेम ही रहता है, नो चेंज। ओके, ठीक है, तो आज के लिए एक लास्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं भाई क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होते हैं या एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, तब उनका वैल्यू, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 आता है। तो इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल or multiples of each other, then value of determinant is always 0.
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है। और एक यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो कि मल्टीपल्स हो सकता है, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर पूरा एलिमेंट ही, पूरा एक रो के एलिमेंट्स ही 0 हो तब भी 0 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 3 लिख दूंगा। ठीक है, वो मैं प्रॉपर्टी 3 में लिख दूंगा। ओके फाइन, बाद में बताऊंगा वो, प्रॉपर्टी 3 में लिख दूंगा वो। देखो तो इसमें क्या कहा गया है, देखो इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। दो रो, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो, दिखने में सेम, या फिर एक दूसरे के मल्टीपल्स हों, तब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होता है। जैसे कि एग्जांपल दो हमें तो समझ में आएगा ना। जैसे कि डेल्टा वन है कुछ ऐसा, ए बी सी एक्स वाई जेड। तो देखो दो रो आपके आइडेंटिकल हैं, तो इस डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0, बिकॉज दो रो आपके आइडेंटिकल हैं। अब दो कॉलम भी आइडेंटिकल हो सकते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि एक्स वाई जेड, ए बी सी, फिर से एक्स वाई जेड, तो तब भी क्या होगा, तब भी आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा 0 होगा। अब ये बात करते हैं कि मल्टीपल्स वाला कौन सा केस है। मल्टीपल्स वाला मतलब कुछ ऐसा, डेल्टा 3 कुछ ऐसा है, जैसे कि ए बी सी, इसके बाद लिखा हुआ है 5A 5B 5C, और इधर है एक्स वाई जेड। तो अगर आप गौर से देखें तो जो आपका फर्स्ट रो और सेकंड रो है वो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। मतलब अगर तुम फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको मिलेगा सेकंड रो। इट मीन्स the second row is a multiple of first row, and in this case the determinant is 0, the value of determinant is 0. सिमिलर केस में अगर कॉलम के हुए तो भी होगा। अगर मैंने सपोज ऐसा लिखा, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा, फिर से एक्स वाई जेड, लेकिन इस बार मैंने इसके सामने दे दिया ए एक्स ए वाई ए जेड, तब भी इसका वैल्यू 0 होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हमारा फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है ये एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल कैसे? बिकॉज हमने जब फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा थर्ड कॉलम जो कि है ये ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, तो हमने इस थर्ड कॉलम को एक कॉमन चीज़ से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए ये थर्ड कॉलम इसका बन जाएगा मल्टीपल। ठीक है, तभी इसका तब भी इसका वैल्यू 0 ही रहेगा। जब आप एक सिंगल कॉमन चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी इसका वैल्यू 0 होगा, मतलब मल्टीपल है बेसिकली एक दूसरे के। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, प्रूफ चाहिए क्या? प्रूफ में एक प्रूफ दूंगा, ठीक है, बाकी आप समझ जाओगे। जैसे कि 1 2 3, फिर 1 2 3, और इसके बाद 5 1 5। चलो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के दिखाओ, 0 ही आने वाला है वैसे। तो मैं ओपन करता हूँ किसी भी एक जगह से, तो 1 इंटू 10 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 10, क्या आ रहा है भाई? 0। यहाँ 7, यहाँ आपका प्लस 20, यहाँ आपका 27, तो आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, इजी पीजी। अगर मैं मल्टीपल वाला केस करूं तो भी आएगा। देखो मल्टीपल वाला केस, जैसे कि 1, जैसे 2 3 5 है, इधर है 4 6 10, और इधर है सपोज 1 2 3। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी आपका 0 आएगा। कैसे? बिकॉज अगर तुम गौर से देखो तो जब मैं फर्स्ट रो में मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया हर एक एलिमेंट को, तो मुझे सेकेंड रो मिला। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6,
2 इंटू 5 10, ठीक है। तो दिस रो इज़ अ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो। अब देखो इसका वैल्यू 0 आएगा, किसी भी साइड से ओपन करके देख लो। तो फर्स्ट रो से ओपन करता हूँ, 2 इंटू इधर होगा 18 माइनस 20, ऑल्टरनेट साइन चेंज, 3 इंटू 12 माइनस 10 प्लस 5 इंटू 8 माइनस 6, ओके। तो इधर बनेगा -4, इधर बनेगा -6, इधर बनेगा प्लस और ये 10। तो आपका आंसर फिर से 0 आ गया, ठीक है। तो ये मल्टीपल वाला केस और ये आइडेंटिकल अगर रो और कॉलम होते हैं तब भी आपका वैल्यू 0 रहेगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 करके हम इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना। आज के क्लास को एंड करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। जैसे कि इफ़ all the elements of a row or column is 0, then value of determinant is also 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। जैसे कि एग्जाम्पल से देंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि 1 2 3 0 0 0, फिर आता है 2 5 7 9। तो 0 क्यों आ रहा है? बहुत सिंपल है। अगर आप सेकेंड रो के अलोंग अगर आप डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो आंसर 0 ही आना चाहिए। 0 + 0 + 0 हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो सेकंड रो की जगह पर आप फर्स्ट रो से ओपन करके देख लो इसको। फर्स्ट रो से ओपन करो तो 1 इंटू 0 इंटू 9, फिर 0 इंटू 7 तो 0, ठीक है, ओके फाइन। इसके बाद -2 इंटू ये गया 0 इंटू 9 0 इंटू 5 फिर से 0, फिर प्लस 3 इंटू ये गया 0 इंटू 7 0 इंटू 5 फिर से 0 + 0। तो 0 इंटू 1 0, ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर 0, ठीक है। ऐसे ही एक और कॉलम, अगर कॉलम 0 हुआ तब भी होगा। जैसे कि 1 2 3 0 0 0, फिर 10 11 12, तब भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिटर्मिनेंट में है। अभी और भी बाकी प्रॉपर्टीज़ हम बात करेंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। आज का लेक्चर इतना तक ही रहेगा। उम्मीद करूँगा आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अब तक हमने डिटर्मिनेंट में जितना कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ हम मैट्रिसेस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। अब बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप सभी को समझ में आ गया है आज का वीडियो, आज का लेक्चर। And then we will meet in another lecture. Till then take care and bye bye. And आज का लेक्चर का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।